अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेथ ट्रैवलिंग। एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमानिया वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। आप जब रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उसका क्या रीज़न होता है? काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो जो रिफ्यूज़ल स्लिप देते हैं आपको, उसके ऊपर या इंग्लिश उन्होंने मेंशन की होती है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती उन्होंने मेंशन की होती है, लेकिन असल वजह जो है वो क्या होती है, आप लोगों को यहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप लोगों को पता चल सके। यहाँ पर कुछ एजेंट्स की भी गलती होती है, एजेंसीज़ की भी गलती होती है, कुछ बंदे की अपनी भी गलती होती है। क्योंकि बंदे की सबसे पहले गलती होती है वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? बगैर इन्फॉर्मेशन के जो है वो एजेंट के पीछे उसके रास्ते पे चलते हैं, ठीक है? जैसे वो बोलता है सब्ज़ बाग जो है वो दिखाता है तो बंदा जो है उसके पीछे भागता है, ठीक है? यहाँ पर आपको मैंने रीज़न बताने हैं कि किस वजह से आपका रोमानिया वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? सबसे पहले जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो रोमानिया एम्बेसी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है आपकी जो वहाँ पर आप फ़ाइल लेकर जाते हो रोमानिया एम्बेसी में, वो आपकी रेडी करता है आपका एजेंट या आपकी एजेंसी, ठीक है? उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चीज़ें लेके जाते हो, आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में मैंने बताया था कि कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आप अपने साथ लेकर जाते हो। कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट एक बंदा जब अप्लाई करता है वर्क परमिट तो वही कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो है वो अपने साथ बंदा लेकर जाता है। कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जब बंदा बनवाता है, वर्क परमिट अप्लाई करता है तो वहाँ पर एजेंट से ज़ाहिर है मशवरा तो एजेंट से बंदा करता है, क्योंकि वही जो है आगे आपको गाइड करता है, जो भी बात बताता है वही आपको बताता है। आप तो उसके रिस्पॉन्स पे जो है वो रिस्पॉन्स जब तक ना दे आप तो आगे नहीं चलते। जब आप अपने एजेंट से पता करते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट हम यही लेकर जाएँ जो पहले बनवाया हुआ है या फिर हम नया कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाएँ, जो पहले बनवाया हुआ है उसको 2 महीने रहते हैं, 3 महीने अभी एक्सपायर होने में रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है कि आप यही लेकर जाएँ, ठीक है? आप यही दे दें तो वो आपका काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उससे 1 हफ़्ता पहले जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवा के एजेंसी वालों को या एजेंट को दें, ताकि वो आपकी जो फ़ाइल क्रिएट होती है, आपकी फ़ाइल रेडी करते हैं, उसमें आपका नया कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो है वो लगता है। इसका आगे आपको मैं बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, वो भी मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया, लेकिन आज की वीडियो में भी ये मैं आपको बता दूँगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है आपकी फ़ाइल की। फ़ाइल में आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो कुछ एजेंट्स जो हैं वो 6 महीने की करवा लेते हैं। अपॉइंटमेंट आपकी 4 महीने के बाद है और आप अपनी फ़ाइल जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पहले दे देते हो एजेंट को या एजेंसी को, वो आपकी 6 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बनवा लेते हैं, ठीक है? और 3-4 महीने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट इंटरव्यू जब आप देते हो तो 2-3 महीने बाद आपको पासपोर्ट रिटर्न होता है, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी एक्सपायर हो जाती है। एक रीज़न ये भी बनता है, ठीक है? इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की मतलब गलती होती है, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होती है, ठीक है? या आपने खुद जो है नया बनवा के देना होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आप अपने एजेंट को या एजेंसी को बोल दें कि जब आपकी फ़ाइल क्रिएट हो तो वो कम से कम जो है वो 1 साल की होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई मसला ना बने। अगर केस जो है आपका लेट हो जाता है, वहाँ पर आपको पासपोर्ट रिटर्न नहीं होता, स्टक हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पर आपको ये परेशानी जो है वो ना बने। अगर आपकी फ़ाइल जो है मुकम्मल तैयार होती है, प्रिपेयर करके अच्छी तरह से वो देते हैं, तो वहाँ पर आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होता। इसकी वजह से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होती है, फ़ाइल आपकी कंप्लीट नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं जिनकी फ़ाइल जो है मुकम्मल तौर पर इनकम्प्लीट थी, ठीक है? उनके पास मेन डॉक्यूमेंट्स ही उनके पास नहीं थे, ठीक है? यहाँ पर आपको बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को ताकि पता चल सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है? उसके बाद दूसरा रीज़न आ जाता है आपका इंटरव्यू, ठीक है? जब आप वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2022 में रोमानिया एम्बेसी में हर बंदे से अमूमन 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे थे। मुकम्मल डिटेल्स जो है बंदा जब तक सैटिस्फाई नहीं करता था रोमानिया एम्बेसी इन्वेस्टर को उनको सैटिस्फाई नहीं करता था, तब तक जो है वो वहाँ पर आपको मतलब जाने का नहीं बोलते थे। आपको मुकम्मल तौर पर उन्हें वहाँ पर मुतमईन करना होता था, सैटिस्फाइड करके फिर उसके बाद आपको मतलब वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट होते थे, आपकी पिक्चर ली जाती थी, आपका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट होता था। अभी 2-4 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी सैलरी, आप रोमानिया में क्यों जा रहे हो,
ये क्वेश्चन जो है वो हो रहे हैं। अगर किसी भी इदारे में आप वहाँ पर जाएँ ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए, तो आपका वहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ़ आपने अपनी फ़ाइल वहाँ पर जमा करवानी है। तो ज़ाहिर है आप अंदर जाएँगे, कम से कम आप अपना नाम तो वहाँ पर बताएँगे कि मेरा नाम ये है, आप अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो आप वहाँ पर करवाएँगे, ठीक है? जाके आँखें बंद करके आप वहाँ पर फ़ाइल दे के वापस आ जाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेसिक क्वेश्चन जो है आपका नाम जो है वहाँ पर पता करते हैं। अगर कोई बंदा अपना नाम भी नहीं बता सकता, वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो उस बंदे को इंग्लिश में वो भी नहीं समझ लगती, तो ज़ाहिर है उस बंदे का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको रोमानिया वीज़ा जो रिफ्यूज़ होता है उसका तीसरा रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लोगों को ये तो पता है जब बंदा इंटरव्यू के लिए वहाँ से निकलता है, वहाँ पर इंटरव्यू रोमानिया एम्बेसी में देता है, उसके बाद वीज़ा उसका रिजेक्ट हो जाता है, वहाँ पर वो आपको रिफ्यूज़ल स्लिप देते हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आई, आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है, आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट है। ये तो हर बंदे को पता है, लेकिन तीसरा रीज़न जो है वो आपको यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ, शायद किसी बंदे को पता हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। मिसाल के तौर पे जब आप कोई बंदा जो है वर्क परमिट किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू अप्लाई करता है, रोमानिया में उसके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, तो जिस कंपनी में वैकेंसी होती है, जिस कंपनी में कोई काम मतलब वर्कर्स कम होते हैं जहाँ पर उनका एडवर्टाइज़मेंट उनकी निकली होती है, ठीक है? वहाँ पर उनकी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कि हमें इतने बंदे कंपनी में चाहिए। वहाँ पर जो वैकेंसी आपकी अप्लाई होती है, उस कंपनी में जब आपका केस सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोसेस जो है तकरीबन 2 महीने, 4 महीने, कुछ लोगों का 8 महीने के अंदर भी जो है, वो वहाँ से वर्क परमिट जो है वो रिलीज़ हुआ है, ठीक है? वर्क परमिट आने में 8 महीने भी लग गए हैं और उसके बाद 3-4 महीने का प्रोसेस जो है वो एम्बेसी में है, अपॉइंटमेंट लेने का, इंटरव्यू देने का, पासपोर्ट रिटर्निंग का। तो दोस्तों इस सारे प्रोसेस में जो है बंदे का 1 साल का टाइम जो है वहाँ पर लग जाता है। तो जो कंपनी वहाँ पर है, जिस कंपनी में आपने काम करना है, अगर कोई बंदा वहाँ पर पहले अप्लाई कर लेता है या कंपनी कोई और बंदा हायर कर लेती है, उनको वर्कर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। रोमानिया एम्बेसी में आपका जब इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर चेक होता है इमिग्रेशन की तरफ से, वहाँ पर जो आप इंटरव्यू देते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं दोबारा वहाँ पर जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं दोबारा चेक होते हैं, जो कंपनी होती है वहाँ पर बाकायदा चेक किया जाता है कि इस कंपनी में वैकेंसी है या नहीं है। मतलब वहाँ पर आपकी अकोमोडेशन, वहाँ पर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, 2-3 मरतबा आपकी वहाँ पर कंपनी जो है वो चेक होती है, तभी आपका वीज़ा यहाँ पर स्टम्प होता है। रोमानिया एम्बेसी या कोई भी एम्बेसी है, यहाँ पर इंटरव्यू लेके आपके डॉक्यूमेंट्स देख के वहाँ पर आपका वीज़ा जो है वो नहीं स्टम्प करते, पीछे आपका पूरा डेटा जो है वो चेक करते हैं वहाँ पर। जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो अभी तक है या नहीं है, जब तक आपका वहाँ पर ज़ाहिर है परमिट के ऊपर जो है वो डेट लिखी हुई होती है कि इस डेट को आपका वर्क परमिट जो है वहाँ से रिलीज़ हुआ है और अपॉइंटमेंट जो है मिलने में 2-3 महीने, 4 महीने भी लग रहे हैं और उसके बाद इंटरव्यू में तकरीबन 6 महीने जो है वो लग जाते हैं। तो मतलब इस टाइम में वहाँ पर कंपनी जो है उसने कोई और बंदा जो है वहाँ पर कोई और वर्कर जो है वो हायर तो नहीं कर लिया, क्योंकि जब बंदा यहाँ से वीज़ा स्टम्प हो जाता है, वहाँ पर बंदा जाता है तो कंपनी में ऑलरेडी जगह जो है वो फिल होती है, वहाँ पर कोई जगह नहीं होती, तो ज़ाहिर है वहाँ पर लोग जो हैं वो इल्लीगल रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर पहले जो है ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। जब तक आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टम्प नहीं होता तब तक ये रिजेक्शन रीज़न जो है इसके चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं दोस्तों। इसकी वजह से परेशान नहीं होना, बहुत कम केसेस जो हैं वो ऐसे हुए हैं, ठीक है? क्योंकि रोमानिया कंट्री में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में, कोई भी काम है, वहाँ पर लेबर की बहुत कमी है। उनकी अपनी जितनी भी लेबर है, वो सारी आगे शेंजन कंट्री में जो है वो मूव कर गई है। तो वहाँ पर सैलरी कम होने की वजह से अगर किसी बंदे को जो रोमानिया पासपोर्ट जिसके पास है, अगर उसको किसी शेंजन कंट्री में दुगने पैसे जो हैं वो मिल जाएँ, तो वो रोमानिया में क्यों काम करेगा? सारी लेबर जो है वो आगे निकल गया, यहाँ पर उनको काम करने के लिए वर्कर्स जो हैं नॉन यूई वर्कर्स जो हैं उनको हायर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये केसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अगर किसी बंदे का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, मिसाल के तौर पे 1 साल से भी ऊपर टाइम लग जाता है, तो वहाँ पर कंपनी जो है किसी और बंदे को जो है किसी और बंदे के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर उनको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने 3 रीज़न जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। एक आपकी इनकम्प्लीट फ़ाइल जो होती है उसकी वजह से वो रीज़न बनता है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल का, और उसके बाद दूसरा आपका इंटरव्यू में अगर आप अपना नाम भी नहीं बता सकते, तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तीसरा आपका ये जो अभी लास्ट में मैंने आपको बताया है
कि जब आपकी वैकेंसी वहाँ पर फिल हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न जो है वो बन सकता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।